स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक देख लिया था कि कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, एक्चुअली कॉलिजन थ्योरी के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ उतना जरूर जानेंगे जितना हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली आपको लग क्या रहा है, मान लो गैसियस फेज में कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखो गैसियस फेज में रिएक्शन कराएंगे तो मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहेंगे। अगर हमेशा मूव करते रहेंगे बच्चे, तो सोचो ना उसमें कॉलिजन तो बहुत जल्दी जल्दी होगा ना, और अगर बहुत ज्यादा कॉलिजन हो रहा तो एक सेकंड में तो प्रोडक्ट सारा बन जाना चाहिए। बट ऐसा होता है क्या? दो गैस को मिलाते हैं और एक सेकंड में प्रोडक्ट बन जाता है? नहीं होता है ऐसा। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, उस चीज को हमें देखना है कॉलिजन थ्योरी में। एक्चुअली क्या होता है कि सारे के सारे ये जो कॉलिजन होते हैं ये इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होते हैं। मतलब कि सारे कॉलिजन जो होते हैं उसमें से कुछ इफेक्टिव होते हैं और कुछ बेकार चले जाते हैं। मतलब कुछ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और कुछ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब तुम इस चीज को अपने रियल लाइफ से कंपेयर करो। अगर रास्ते में जाते जाते कहीं से तुम टकरा गए तो हर जगह से कुछ रिएक्शन आता है क्या? नहीं। कहीं कहीं से पूरा जोरदार रिएक्शन आता है, बट कहीं कहीं से रिएक्शन नहीं आता है। तो ये हमें देखना है कि कहाँ इफेक्टिव कोलिजन होगा और कहां पर इनइफेक्टिव कोलिजन होगा। मतलब कहां पर रिएक्शन होगा और कहां पर रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से कंपेयर करते हैं। तो उसमें से एक को बोलेंगे इम्प्रॉपर कोलिजन। तो इस तरह के कोलिजन में कुछ भी होना जाना नहीं है, मतलब यहाँ रिएक्शन नहीं होता। और सेकेंड टाइप पर का जो कोलिजन होगा वो होगा इफेक्टिव कोलिजन, मतलब प्रोडक्ट यहीं पर से होता है। अब देखो ये जो रेट है ना, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉलिजन्स में। पक्का बात है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन होगा रेट ऑफ रिएक्शन तो उतना ही ज्यादा होगा ना। तो इसी चीज को यहाँ पर लिख रखा फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन। मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन ए और बी का जो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन है वो जेड हमने मान लिया है ना। तो के डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होगा। जितना ज्यादा जेड होगा, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। और के हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन पे डिपेंड करेगा। एक्चुअली कॉलिजन तो बहुत सारे होंगे लेकिन उसमें से कुछ इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और जो इफेक्टिव कॉलिजन होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो उसी से बनना है, ठीक है, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। तो इसमें हमें दो फैक्टर देखना है ना। तो एक सबसे पहले लिखा हुआ जहां एनर्जी बैरियर, इसको हम लोग एनर्जी फैक्टर भी बोलते हैं ना, एनर्जी फैक्टर। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ देखो मैंने कितना बार रिपीट करा है। ठीक है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, सेम एक ग्राफ और बना रहा हूं मैं। तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट पर का एनर्जी और ये प्रोडक्ट का एनर्जी, ये जो हाईएस्ट पीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये वाला एनर्जी रिएक्टेंट और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अब जरा ध्यान से सुनो, हर रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसको कि हमने क्या बोला? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मान लो ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हर किसी का क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है? हर किसी का एनर्जी क्या ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है? नहीं। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है बहुत धीरे आपस में टकराएंगे। इस चीज को तुम रियल लाइफ से कंपेयर करो। तुम बहुत स्मूथली जा रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो और कहीं से टकराए, कुछ वहां से रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, बट अगर मान लो तुम्हारे पास सफिशिएंट एनर्जी है और सफिशिएंट एनर्जी से मूव कर रहे, कहीं टकरा गए, पक्का वहां पर रिएक्शन होगा। तो यहां पर क्या समझे, तुम्हारे पास प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए टकराने के लिए, तब जाके उसको हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी फैक्टर। ठीक है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर तुम्हारा एनर्जी ज्यादा है तब जाके अगर तुम कोलाइड करते हो और तभी रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी तुम्हारा कम है और तुम्हारा कॉलिजन होता है तो उस कॉलिजन को हम लोग बोलेंगे इनइफेक्टिव कॉलिजन। उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उससे प्रोडक्ट बनना नहीं है। तो हमने जो क्लास 11 में मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसको एक बार यहां पर देखो। हमने क्या किया था, वाई एक्सिस में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया था और हमने एक्स एक्सिस में क्या लिया था? वेलोसिटी लिया था। बट वेलोसिटी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहां पर ले रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ mv²। ठीक है, तो वेलोसिटी ज्यादा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी भी है ना। तो वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। एग्री कर रहे हो? अब देखो मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लॉट किया है एक्स एक्सिस में। मान लो ये 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे। तो मान लो T1 टेम्परेचर पर के लिए कर्व है। तो तुम लोग ये कर्व देखे थे ना, ऐसा करके एक ऐसा सा कर्व आया था, ये धीरे धीरे इंक्रीज हुआ था, किसी एक काइनेटिक एनर्जी या किसी एक वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम था और उसके बाद फिर से ये डिक्रीज होने लगा था। ऐसा करके कर्व हमने पढ़ा था।
मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद हो रहा होगा, जो क्या बताता कि यहां पर जो जीरो वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे, और जैसे जैसे हम लोग वेलोसिटी बढ़ाए जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा जैसे मान लो एक टाइम आएगा ऐसा जहां पर मैक्सिमम फ्रैक्शन होगा वेलोसिटी का। ठीक है, मान लो वो 50 हो, 600 हो, 700 हो, वहां पर मैक्सिमम जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स घटते जाएंगे, और इनफाइनाइट वेलोसिटी शो करने वाला कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होगा। ये हमने देखा था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को मैंने बस काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट किया है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इससे कर्व में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। मतलब किसी एक काइनेटिक एनर्जी के लिए मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, फिर घटता जाएगा, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, घटते जाएंगे। ठीक है, और कंप्लीट फ्रैक्शन तो 1 होता है। अब देखो मान लो T1 टेम्परेचर की मैं बात करूं तो T1 टेम्परेचर के लिए मान लो ये ग्राफ मैंने दे दिया ऐसा। ठीक है, और ये ग्राफ ऐसा बन गया। अब मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया T2 टेम्परेचर। याद करो T2 टेम्परेचर में क्या हो जाता है, ये कर्व थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि अब सबका क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तब ये मैक्सिमम फ्रैक्शन क्या हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। लेकिन फाइनली इसका जो हाइट है वो कम हो गया। राइट, ये वाला हमने ग्राफ देखा था ऑलरेडी क्लास 11 में। और ये हाइट क्यों कम हो गया था, क्योंकि फाइनली टोटल कर्व का एरिया तो कांस्टेंट रखना है। तो देखो यहां पर से ये इस वजह से नीचे हो गया। अब मैं एक बात बता रहा हूं, जरा ध्यान देना, मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो मैंने यहां पर 500 सेट करा है एक काइनेटिक एनर्जी। मैं बोलना चाह रहा हूं कि यही थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेगा केवल वही रिएक्शन शो कर पाएगा, बाकी रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये वाला कर्व के नीचे देखो इतने ही सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि तुम्हारा इफेक्टिव कोलिजन कर पाएंगे, मतलब यही तुम्हारा रिएक्शन शो कर पाएंगे। ठीक है, अब जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो यहां पर क्या है, क्योंकि ये ग्राफ शिफ्ट हो गया तो रिलेटिवली अब देखो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर शो कर पा रहे हैं ना। तो देखो यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया। अब इसी चीज को हमने प्रूव करा था, विद टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर गए। ठीक है, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता था। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो इसी पार्ट को हमने बोला है, देखो वहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट करके लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जो कि हमने नहीं लिखा था K = A e⁻- EA अपॉन RT। मैंने बोला था ना e⁻- EA अपॉन R, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, देखो ओरिएंटेशन बैरियर, हाँ, या फिर इसको ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोलते हैं, है ना, ओरिएंटेशन फैक्टर। अब जरा समझो कि ओरिएंटेशन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लो हम लोग इफेक्टिव कोलिजन की बात करें तो देखो यहां पर दो मॉलिक्यूल मैंने लिया है A2 + B2, ठीक है, और मान लो वो मिलके AB बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो A2 मॉलिक्यूल मैंने ऐसे लिया है, B2 मॉलिक्यूल ऐसे लिया। अब देखो इनका ओरिएंटेशन क्या है, ये A बिल्कुल B से टकराने वाला है, ठीक है, और यहां पर भी A B से टकराने वाला है। तो ये टकरा के क्या होगा, देखो ये AB अलग हो जाएंगे और यहां पर ये दोनों AB मिलके अलग हो जाएंगे। तो देखो यहाँ का जो बॉन्ड था, इनके बीच का बॉन्ड था, ये टूट जाएगा और इनके बीच में बॉन्ड आ गया। तो देखो यहाँ पर अगर हेड ऑन कोलिजन इस तरह से होगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। बट और क्या कंडीशन हो सकता है, मान लो A2 और B2 कुछ ऐसा एक दूसरे को कोलाइड कर रहा है, तो देखो A B यहाँ पर ये तो कोलाइड कर जाएंगे, बट इधर वाला A और इधर वाला B आपस में एक दूसरे को कोलाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये एक इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, मतलब यहां से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और कंडीशन देखो क्या हो सकता है, मान लो A ऐसा है, B ऐसा है, तो देखो यहाँ पर मान लो ये नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर भी तुम्हें इम्प्रॉपर कोलिजन नजर आ रहा है ना, प्रॉपर कोलिजन नहीं है। तो यहाँ पर भी A और B आपस में अच्छे से कांटेक्ट में नहीं आएगा और ये भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा कोलिजन थ्योरी में, अगर प्रॉपर कोलिजन करना है, इफेक्टिव कोलिजन करना है, तो हमें दो फैक्टर जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। एक क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर कहने का मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड होना चाहिए।
दूसरा क्या है, एनर्जी बैरियर। जब कॉलिजन हो रहा होगा उस समय उनके पास प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर नहीं है तो प्रॉपर कॉलिजन नहीं होगा, और प्रॉपर कॉलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, और यहां पर हमने क्या देखा था, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन e⁻ - EA/RT। एक्चुअली यही थे जो इफेक्टिव कॉलिजन करा रहे थे। ठीक है।